22 अप्रैल 2025 पहलगाम की बैसरण घाटी, पहाड़ों की वो खामोशी जो कभी सुकून देती थी, उस दिन चीखों में बदल गई। 26 निर्दोष जिंदगियां जो बस एक पहाड़ी वादी की सैर पर निकली थीं, आतंक की गोलियों से छिन गईं। मारने से पहले पूछा गया, धर्म क्या है? और जवाब सुनकर ट्रिगर दब गया। लेकिन उस दिन दिल्ली के एक बंद कमरे में कुछ और भी हुआ। कुछ जो किसी कैमरे ने नहीं पकड़ा, कुछ जो किसी अखबार में नहीं छपा। उस कमरे में भारत का जवाब तैयार होना शुरू हुआ, और वो जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन सवाल ये है, सिर्फ 15 दिनों में, बिना किसी को भनक लगे, कैसे तैयार हुआ इतिहास का वो हमला जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया? कौन थे वो लोग जो अंधेरे में काम करते रहे? कौन सी इंटेलिजेंस चेन थी जिसने 9 आतंकी कैंपों की एक एक ईंट की जानकारी दी? यही कहानी है आज। 22 अप्रैल की रात को ही मल्टी एजेंसी सेंटर यानी MAC सक्रिय हो गया। ये वही नर्व सेंटर है जहां रॉ, IB, DIA और मिलिट्री इंटेलिजेंस के तार एक साथ जुड़ते हैं। 28 अलग अलग एजेंसियां एक ही स्क्रीन पर। उस रात डेटा पॉइंट्स आने लगे। सिग्नल इंटेलिजेंस, ह्यूमन सोर्स, सैटेलाइट इमेजरी, हर टुकड़ा एक पहेली का हिस्सा था। रॉ के अधिकारी उस रात सोए नहीं। IB की टीमें जम्मू कश्मीर में पहले से सक्रिय थीं, लेकिन अब मोड बदल गया था, डिफेंसिव से ऑफेंसिव। इसरो के सैटेलाइट्स, नेविक नेविगेशन सिस्टम्स और NTRO के इनपुट्स, तीनों को रियल टाइम बैटलफील्ड ऑपरेशंस के लिए इंटीग्रेट किया गया। टारगेट की पहचान, नेविगेशन और हमले के बाद नुकसान का आकलन, सब कुछ अंतरिक्ष से। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी वो 9 कैंप पाकिस्तान की सरजमी पर, कुछ POK में, कुछ पंजाब प्रांत में, बहावलपुर और मुरीद के जैसी जगहें जो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के गढ़ थे। मल्टी एजेंसी इंटेलिजेंस ने इन 9 बड़े कैंपों की पुष्टि की और इन्हीं को ऑपरेशन में निशाना बनाया गया। लेकिन इंटेलिजेंस इकट्ठा करना एक बात है और उस पर एक्शन लेने का फैसला करना बिल्कुल अलग, क्योंकि ये कोई साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं थी। ये पहली बार था जब भारत पाकिस्तान की सरहद के अंदर, उसके पंजाब प्रांत तक घुसकर हमला करने वाला था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। पूरा ऑपरेशनल प्लानिंग आर्मी हेडक्वार्टर्स की मिलिट्री ऑपरेशंस ब्रांच में हुआ। DGMO का ऑपरेशंस रूम, वो कमरा जहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख एक साथ मौजूद थे। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ। 7 मई 2025 रात भारतीय राफेल जेट्स ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स और हैमर प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स के साथ उड़ान भरी। रक्षा विश्लेषकों के अनुसार पहले स्ट्राइक्स ने मिनटों में ही पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स को बायपास और जैम कर दिया। वो 9 कैंप जो दशकों से आतंक का निर्यात करते रहे थे, एक एक करके ध्वस्त होने लगे। ये भारत की पहली नॉन कॉन्टैक्ट वॉर थी, जहां ग्राउंड फोर्सेस की जगह इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर ने काम किया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्क्रीन पर डेटा पॉइंट्स मैप होते रहे और उसी के आधार पर मिसाइल्स स्ट्राइक करती रहीं। पाकिस्तान ने जवाब दिया ड्रोन और मिसाइल्स से, लेकिन भारतीय आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट्स ने हर घुसपैठ को न्यूट्रलाइज किया। एक भी कैजुअल्टी नहीं, एक भी नुकसान नहीं। 72 घंटों के अंदर भारत ने एयर सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली। पाकिस्तान के रडार सिस्टम्स, मिसाइल बैटरियां और एयर डिफेंस नेटवर्क्स तबाह हो चुके थे। और फिर आया वो पल जो पाकिस्तान के लिए सबसे कठिन था। 10 मई 2025 को पाकिस्तान के DGMO ने खुद भारत के DGMO से संपर्क किया, सीज फायर की गुजारिश लेकर। जिस देश ने आतंक को पाला था, वो अब शांति मांग रहा था। ऑपरेशन सिंदूर आज सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, ये भारत की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में एक टर्निंग पॉइंट बन चुका है। इसने एक नया सिद्धांत स्थापित किया कि आतंकी हमले का जवाब डिप्लोमेटिक चैनल्स तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन जो बात इस पूरी कहानी को सबसे खास बनाती है, वो है वो अनाम लोग, वो रॉ ऑफिसर जिसने बरसों तक एक आतंकी कैंप की लोकेशन ट्रैक की, वो IB एनालिस्ट जिसने रात 3 बजे एक सिग्नल पकड़ा, वो सैटेलाइट इंजीनियर जिसने कोऑर्डिनेट्स कंफर्म किए, वो मिलिट्री कमांडर जिसने उंगली ट्रिगर पर रखी और इंतजार किया। उनके नाम किसी अखबार में नहीं, उनका चेहरा किसी स्क्रीन पर नहीं, लेकिन उनकी वजह से 140 करोड़ लोग उस रात सुरक्षित सोए। 26 जानें गई थीं पहलगाम में, और भारत ने तय किया आगे एक भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था, और वो संदेश अब भी गूंज रहा है।